नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत व्याकरण का भाग पंचदश प्रकरणम विसर्ग उत्व संधि का पहला सूत्र वो है अतो रोर प्लुताद प्लुते। अर्थात इसको हम आज इस प्रकार से विसर्ग उत्व संधि को हम समझेंगे और पढ़ेंगे। मैंने आपके सामने इस सूत्र की व्याख्या करके लिखी है और लिखा इस प्रकार है मैंने, यदा विसर्गस्य पूर्व ह्रस्व अ भवति विसर्गस्य च पश्चात ह्रस्व अ अपि भवति तरहि विसर्गस्य उ भवति। अ प्लस उ स्थाने गुण संधि भूत्वा ओ भवति, ओ प्लस अ स्थाने पूर्व रूप एकादेश भवति। इस बात को हम समझेंगे कि विसर्ग उत्व संधि में दो नियम हैं, दो सूत्र है। पहला सूत्र मैंने आपके सामने लिखा है और वो इस प्रकार लिखा है, यदि यानी जब, यदा यानी जब विसर्ग के पूर्व ह्रस्व अ होता है या होता हो। तो देखिए बात इस प्रकार की है, ये इधर का ये पूर्व पद है और इधर का ये पर पद है। बात हमने आपके सामने रखी कि विसर्ग से पूर्व ह्रस्व, तो ये विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग रहेगा और ये पूर्व पद है विसर्ग से और ये विसर्ग के बाद पर पद है। तो विसर्ग से पूर्व ह्रस्व अ ये स्पष्ट है, कौन रहेगा? ह्रस्व अ होना अनिवार्य है, ये स्पष्ट है। विसर्ग से पूर्व अ ह्रस्व और विसर्गस्य च पश्चात अपि ह्रस्व भवति, और विसर्ग के बाद में भी ह्रस्व अ, यानी विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद दोनों कौन होने चाहिए? ह्रस्व अ होने चाहिए। यानी जिस शब्द के अंत में ह्रस्व अ हो वो पूर्व पद में होना चाहिए और पर पद में वह शब्द जिसका प्रारंभ अ यानी ह्रस्व अ से होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? तो यह अ तो है, ऐसी जब स्थिति उत्पन्न होगी तो विसर्ग का क्या बनेगा? उ। विसर्ग का क्या बनेगा? उ बनेगा। अब मैंने आपके सामने आगे बात लिखी कि अ प्लस उ स्थाने गुण संधि भूत्वा ओ भवति, यानी यह ह्रस्व अ और विसर्ग का उ इन दोनों में संधि होगी। कौन सी? गुण संधि। गुण संधि का नियम है अ प्लस उ बराबर ओ, ये गुण संधि का नियम है। तो ये क्या बन गया? ओ बन गया। अब इस अ और विसर्ग का मिल करके क्या बन गया? अंत में ओ बन गया। अब बात आगे लिखी है कि ओ प्लस अ स्थाने पूर्व रूप एकादेश भवति। आपने पूर्व रूप संधि पढ़ी है, उसका नियम क्या है कि पूर्व पद में या तो ओ होगा या ए अंत वाले होंगे। उसके बाद ह्रस्व अ से प्रारंभ होने वाले शब्द होंगे। ये हमने पूर्व संधि में पढ़ा है। अब देखिए ये पूर्व संधि का नियम लागू हो रहा है अब यहाँ पर। अब देखिए ओ बन गया, अब आगे वाला अ आ गए यहाँ पर। अब वापस ध्यान करना, इस ह्रस्व अ और इस उ का विसर्ग का जो उ बना, इन दोनों में गुण संधि होकर के ओ बन गई। अब पर पद में भी ह्रस्व अ है, तो ये ह्रस्व अ और ये ओ दोनों मिलकर के पूर्व रूप संधि का यहाँ पर नियम लागू होता है। तो पूर्व रूप संधि का नियम क्या लागू होता है, क्या बनता है? पूर्व संधि के अंदर हमने पढ़ा कि पूर्व पद के अंत में यदि ओ या ए हो और बाद में अ हो तो इस अ का क्या बन जाता है? अवग्रह बन जाता है। तो ये इस प्रकार बनेगा, ओ के बाद ये अवग्रह बन गया। ये इस प्रकार इस संधि के अंत में ये शब्द बनेगा। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं हम, अच्छी तरह से इसमें आपको समझ में आएगा। देखिए मैं उदाहरण इसको साफ करके उदाहरण लिखता हूँ। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है
शिवः धन अर्चयः। इसका उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है, शिवः धन अर्चयः, ये इसका उदाहरण है। अब देखिए ये किस प्रकार बनेगा, शिवः धन अर्चयः। इसके अंदर देखना है इस वह के अंत में कौन है, अ है। वह को अगर हम अलग करते हैं तो इस प्रकार बनेगा व धन अ, यानी वह हलंत हो गया। हलंत होने से इसमें से मात्रा बाहर निकल गई, तो इसके अंदर मात्रा के अंदर कौन है, अ मात्रा है। और इसके बाद कौन है, विसर्ग है। और हमने पहले चर्चा की कि अगर और उसके बाद में भी ह्रस्व है और पूर्व पद के विसर्ग से पूर्व भी ह्रस्व है तो विसर्ग का उ बनेगा। अब देखिए इसमें विसर्ग का क्या बन गया, उ बन गया। अब अ प्लस उ बराबर ओ, ये गुण संधि हो गई। अब इधर का काम ये पूरा हो गया। अब बाद वाला पर पद का देख लीजिए, पर पद में क्या है, अ है, तो इसलिए ओ और अ में पूर्व संधि होने से इस प्रकार ये ओ अ बन गया। ओ के बाद औग्र हो गया। अब देखिए इसका किस प्रकार बनेगा, तो देखिए शिवः धन अर्चय तो बनेगा शिवोर्चयः। शिवोर्चयः, इस प्रकार ये बनेगा। ऐसे देखिए रामः धन अवदत, रामः धन अवदत बराबर बन जाएगा रामवदत, रामोवदत। हालांकि स अ का अवगर का उच्चारण अ के रूप में ही होता है। ऐसे ही मैं ये साफ करता हूँ, आगे के और कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। ऐसे ही हम लिखेंगे लोकः धन अयम, लोकः धन अयम बराबर लोकोयम, बराबर लोकोयम। ऐसे हम लिखेंगे लोक धन अयम लोकोयम। ऐसे हम लिखेंगे सज्जनः धन अस्मि, सज्जनः धन अस्मि बराबर सज्जनोस्मि। इसी प्रकार प्रथमः धन अध्यायः बराबर बनेगा प्रथमोध्याय। इसी प्रकार हम लिखेंगे साधनापि, सहधन अपि बराबर सोपि। अगला हम उदाहरण लिखेंगे कह धनापि बराबर कोपि। इसमें ध्यान ये रखना है, कई बार दोनों जगह आता है, पूर्व संधि में भी ये उदाहरण आता है और विसर्ग उत्तर संधि में भी इसका उदाहरण आता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि कई भैया पूछते हैं, इसमें हम भ्रमित हो जाते हैं, कौन सा लिखे, कौन सा संधि का नाम लिखे, क्या करें। तो आपको स्पष्ट कर दूं, यदि आप संधि विच्छेद कोह धन अपि लिखते हैं एक, दूसरा यदि आप कह धन अपि लिखते हैं,
ये आप पर निर्भर है। यदि आप संधि विच्छेद को धनापि लिखते हैं तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण होगा, तो ये पूर्व रूप संधि हो गई। यदि आप कह धनापि लिखते हैं तो विसर्ग उत्व संधि हो गई, क्योंकि आप पर निर्भर है कि आप किस प्रकार इसका संधि विच्छेद करते हैं। यदि संधि विच्छेद किया हुआ आया परीक्षा में तो आपको तो कोअप ही लिखना है। संधि विच्छेद यदि कोअप धनापि लिखा हुआ आया तो पूर्व संधि का ही लिखना है। यदि कह धनापि आ गया परीक्षा के अंदर तो कोअप ही होगा, लेकिन संधि का नाम विसर्ग उत्व संधि लिखना होगा। इसी प्रकार हम उदाहरण लिखेंगे, रिक्तः धनासि, रिक्तः धन असि बराबर रिक्तो असि। ऐसे ही मीनः धनायम मीनः धनायम बराबर मीनोयम। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, हीनः धन अपि हीनः धन अपि बराबर हीनोपि। ऐसे ही सिक्तः धन सिक्ताभ्यः धनापि, यहाँ लिख देता हूँ, सिक्ताभ्यः धन अपि बराबर सिक्ताभ्यो अपि। ऐसे ही हम और भी कई उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे प्राणेभ्यः धनापि प्राणेभ्यः धन अपि बराबर प्राणेभ्यो अपि। तो इस प्रकार हम विसर्ग उत्व संधि का जो पहला सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुति, उसके अंतर्गत हमने इस प्रकार के ये उदाहरण समझे। यानी विसर्ग से पूर्व ह्रस्व और विसर्ग के बाद ह्रस्व अ, जब ऐसी स्थिति होगा तो ये विसर्ग उत्व संधि का नियम का पहला सूत्र है वो लागू होगा। आगे जब हम अध्ययन करेंगे अगले वाले वीडियो में, उसमें विसर्ग उत्व का दूसरा नियम सूत्र वह पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।